नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिस तरह से लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव है, ईरान और इजराइल के बीच में, उसकी जद में पूरी दुनिया आ रखी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से लगातार आग धधक रही है, वो उस आग में पाकिस्तान पूरी तरह से झुलसता हुआ नजर आता है। यही वजह है वहां पर हाहाकार मच रहा है। अब एक ऐसी आग जिसकी शुरुआत तो हुई हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में, लेकिन लपटे एशिया में भी हैं और पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा ही हैं। आपको हालात की जानकारी दे दें, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान की है, सियालकोट की, जहां पेट्रोल लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ और देखते ही देखते एक शख्स ने दूसरे पर गोलियां चला दी, जिससे दूसरे शख्स की मौत हो गई। और वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। वजह है पेट्रोल की किल्लत। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, जिसके जरिए आप हालात को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लाहौर के पेट्रोल पंप की तस्वीरें आप जरा देखिए, जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार देख रहे हैं। कुछ ऐसे हालात मुल्तान के भी हैं, जहां लोगों का हुजूम पेट्रोल लेने के लिए जुट गया। ये तस्वीरें पाकिस्तान की खतरनाक स्थिति को बयां करती है। समझिए पहले ये हालात। ये पहले तस्वीरों को देखकर आप हालात को समझिए, अंदाजा लगाइए। पहली बात तो ये कि पेट्रोल या गैस या ईंधन जिस तरह का भी है, वो पाकिस्तान में मुश्किल से 15 दिन का ही एक तरह से बैंक रह गया है। और यही वजह लोगों को और भी ज्यादा डरा भी रखी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से प्रभावित है और पाकिस्तान की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता तो लोगों के लिए यहाँ पर ये रही, पहले ही वो पाकिस्तान जो कंगाल हो चुका है, पहले ही वो पाकिस्तान जहां पर महंगाई चरम पर है, अब रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई 55 रुपए। और यही वजह है कि जो आज रात से लागू होनी थी, तो लोगों ने किस तरह से कतारें लगाई कि किसी भी रूप में उनके 100, 50, 200 रुपए तो बच जाएं, जिसकी कीमत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का बयान, जो खुद ही मान रहे हैं कि हालात बहुत खराब हो सकते हैं। तो 2 हफ्ते उसमें लग जाएंगे, फिर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर आने में 2 हफ्ते और लग जाएंगे, जो कि तज्जिया किया जा रहा है। तो गैस का जो क्राइसिस है वो होगा या उसे कैसे निपटा जाएगा? क्या ऑल्टरनेट हमारे पास? अच्छा शाजिब साहब, बिल्कुल इसी तरह ही है और मैं उससे एक कदम आगे चला जाता हूं। कतर एनर्जी ने हमें फोर्स मेजोर का नोटिस भी सर्व कर दिया, जिसका मतलब ये है कि हमें अब वो कार्गो नहीं देने जा रहे, क्योंकि वहां पे जंगी सूरत हाल है, तो हमें उसका मुतबादिल इंतजाम करना है। तो सुना आपने, पेट्रोलियम मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि भाई कतर की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि वो अब हमें पेट्रोल नहीं देंगे, इसीलिए ये ऐसे हालात होंगे और आने वाले वक्त में ये और बिगड़ सकते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का कहना। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री परवेज मलिक, उनका ये बयान, वो खुद हालात को गंभीरता से एक तरह से दर्शा रखे हैं और चिंता भी जता रखे हैं। समझिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जंग लगातार बढ़ती ही नजर आती है और हालात ऐसे हैं कि तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिख रही हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक झटके में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो आप तस्वीरें देखते जा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में हर हफ्ते पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब उनकी समीक्षा हो रही है। अब इस बीच तो ये कहा जाए कि महंगाई की मार से पहले ही त्रस्त पाकिस्तान की कमर तोड़ दी कतर ने। एलपीजी की सप्लाई रोक दी गई है। अब खबरें यह है कि पाकिस्तान के पास में महज 28 दिन, वैसे तो कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिन, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दावा करे 28 दिन का पेट्रोल है, पेट्रोल या डीजल का स्टॉक बचा है, जबकि 10 दिन के लिए कच्चे तेल और 15 दिन के लिए एलपीजी का इंतजाम है। पाकिस्तान का करीब 70% जो क्रूड ऑयल है और 30% तैयार पेट्रोल डीजल जो है वो खाड़ी देशों से आता है, जबकि पाकिस्तान की जो 99% एलपीजी है वो कतर और यूएई से आती है। कतर पूरी तरह से इनकार कर चुका है कि अब फिलहाल पाकिस्तान को वो किसी तरह की मदद नहीं करेगा। ये तो पाकिस्तान की एक और मुसीबत बढ़ गई, या ये कहा जाए सिर्फ एक ही मुसीबत के बारे में मैंने आपको बताया। एक मुसीबत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी है, वो है अफगानिस्तान बॉर्डर पर। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जंग जारी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया।
साथ ही 14 सैन्य चौकियां तबाह करने और एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया। अब बताया गया है कि उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र है, वहां से मोर्टार से हमला किया गया है। उधर पाकिस्तान का यह दावा है कि कंधार समेत कुछ अन्य शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इस बीच काबुल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अब पाकिस्तान में तनाव सिर्फ इतना ही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर बम धमाकों से गूंज उठा है। खैबर पख्तूनख्वा के मिरान शाह बाजार में एक ब्लास्ट हुआ और बताया जा रहा है कि ये आत्मघाती हमला एक कार में हुआ था और इस हमले में कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के कराची और लाहौर समेत कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन ऐसे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए कई जगहों पर गोलियां तक चलानी पड़ी, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। هغه شعار معاملې که څوک کابل ته په چپه وګوري اسلام آباد ولې کابل نام نه کیږي، اسلام آباد به نام نه. که کابل وشتل کیږي، اسلام آباد به وشتل کیږي. د یوې کورنۍ ولس غړي په شهادت ورسېدل، د هغوی غږ مو اخیستی؟ د یو کس په مقابل کې مو د دوی لسګونه فوزي خلک او نظامیان وژلي دي. که جګړه اوږده شي څومره چمتوالی لرئ؟ که لسو کالو ته جنګ اوږدي، 10 کاله هم جنګ ورسره کوو. तो सुना आपने, ये तालिबान के सदस्य हैं। उनका कहना है कि अगर जंग 10 साल चली तो हम 10 साल भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। और उनका क्लियर कट मैसेज है कि अगर पाकिस्तान, उन्होंने कहा, वो अगर हमारे एक लड़ाके मारेंगे तो हम 10 लड़ाकों को एक तरह से उनके शहीद करेंगे। वो मतलब पाकिस्तान की तरफ उनका एक तरह से इशारा था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, घरेलू फ्रंट से लेकर बॉर्डर तक। मित्र देश, या ये कहा जाए कोई मित्र अब बाकी ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए कई मुसीबतें हैं और ऊपर से ये मान के चलिए क्योंकि वो भारत का पड़ोसी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर वो कुछ मिस एडवेंचर करता है या उसका शिकार होता है तो उसका असर इस पर भी पड़ता है। लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान की ही जनता के लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जो फिलहाल खामोशी से ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये वो मक्खी है कि ना वो उससे निकल पा रहे हैं ना वो उससे उगल पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से अमेरिका का दबाव जो एक तरह से नजर आता है। अब इस बीच बड़े सवाल है कि पाकिस्तान तेल संकट से निकलने के हालात में है। सवाल ये, क्या मुनीर सेना तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रही? सवाल ये भी, क्या पाक सरकार देश के घरेलू हालात और पड़ोसियों से रिश्ते संभालने में नाकाम है? ये वो सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से पत्रकार जवाद खान जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे भी अपने दर्शकों को मिलवाऊंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। इसमें कोई शक नहीं, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है उसका असर पूरी दुनिया पर है और पहले से ही इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होता है तो तेल आयात निर्यात या उससे जो बिजनेस एक तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि सिर्फ तेल की ही एक तरह से आपूर्ति है, ये वो गेटवे नहीं है, कई बिजनेस का गेटवे एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माना जाता है, तो उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के हालात देखिए सर, पड़ोसी मुल्क है भारत का, लेकिन यहाँ पर हालात कितनी ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। पेट्रोल के चलते लोगों की हत्या तक कर दी जा रही है अब तो। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में तो पहले ही सूरत हाल काफी खराब थी। जिस तरह की माली हालत थी, पेट्रोल की किल्लत काफी थी। जब ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है ये तब वजूद में भी नहीं था। तो वहाँ तो वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, संसाधनों की कमी है, सरमाया नहीं है लोगों के पास कि कैसे अपनी जो बुनियादी चीजें हैं वो भी मुहैया नहीं है। और इस जो यूएस ईरान या इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से ये प्रॉब्लम और कंपाउंड होती जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कतर ने उनको सप्लाई बंद कर दी है, तो ये एक और झटका है पाकिस्तान के लिए। तो उसको भी अपने जो विकल्प हैं, जो दूसरे विकल्प हैं, उनकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई अभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये जो स्टेलमेट है
या ये जो लड़ाई है ये कब तक चलेगी, क्योंकि ईरान जिस तरह से बिल्कुल आमादा है कि साहब वो सरेंडर नहीं करेंगे। आप देखिए 52 वेसल्स तो खाली फ्रांस के ही वहां फंसे पड़े हैं, और भी कई अन्य देश हैं जिनके वेसल्स वहां फंसे पड़े हैं, और भी कई चीजें हैं, एल्युमिनियम का एक्सपोर्ट होता है और कई चीजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आप हॉलेज कराते हैं। तो ये केवल पेट्रोल की ही या डीजल की या फ्यूल की ही प्रॉब्लम नहीं है, बाकी खनिजों पे भी इसका काफी असर पड़ेगा। और रही बात रिजर्व्स की, तो पाकिस्तान हमने खुद देखा था ऑपरेशन सिंदूर में भी कि किस तरह के उनकी सेना के पास पर्याप्त डीजल और पेट्रोल नहीं था कि वो अपनी एक्सरसाइजेज भी कर सकें, क्योंकि देखिए मिलिट्री में काफी कंजम्पशन होता है और किसी भी देश में जो अपने रिजर्व्स होते हैं प्रायोरिटी 1 डिफेंस को दिया जाता है, उसके बाद जो आपके रेलवेज वगैरह या इस तरह की जो इदारे हैं उनको प्रायोरिटी पे दिया जाता है। तो सारे विश्व में ये क्राइसिस है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है, और कतर वगैरह के जो उन्होंने जो इनके साथ सप्लाईज को काटा है वो उनको बहाल कराना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं सर, देखिए पहले से ही तो हालात हैं। मैं अब एक बार जवाद का रुख करना चाह रही हूँ। जवाद, जो तस्वीरें हैं उनको मैं चाहूंगी जरा आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे अभी क्या कीमतें हो गई हैं और आखिर क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि आपके पेट्रोलियम मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। जिस तरह से अभी आपके पास में कहा जाए कि बैंक है, उससे ज्यादा का अभी आने वाले वक्त में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पेट्रोल के ऊपर आपने बात की, जैसा कि पाकिस्तान के ऊपर आपने एक वीडियो भी चलाई जिसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल जो पंप है वहाँ पे बड़ा काफ़ी तादाद में बड़ा रश है। बिल्कुल ऐसे ही है, रश तो लगा हुआ है, जाहिर सी बात है। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और अभी तेल जो है वो पेट्रोल की ये किल्लत हो रही है, बिल्कुल रश है। मगर आपने एक वीडियो चलाई जिसमें मैं देख रहा था कि हाँ जी वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। देखें, ये एक आम सी बात है, आप जानते हैं कि ये तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा भी आपके इंडिया के अंदर भी कई ऐसे मकामात हैं या गली या किसी चीज़ों के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं जहाँ पर लोग हाइपर होते हैं, आपस में लड़ाई होती है, जिनमें लफ्जी गोलाबारी भी होती है, कुछ हाथापाई भी वगैरह उनकी आपस में हो जाती है और करते करते ये वाक़या पेश आ गया। इसके ऊपर हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट है, लेकिन दरअसल बात ये इसीलिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जवाब, बात इसीलिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है, सुनिए कि ये इसीलिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में अपने ही अपनों के एक तरह से खूनी बनते हुए नजर आते हैं, प्यासे नजर आ रहे हैं। मैं उसकी एक बड़ी वजह बताती हूँ, सुनिए ना, सुनिए। एक तरफ तो यहाँ पर ये पेट्रोल की वजह से यहाँ पर हत्या हो गई, दूसरी तरफ जब ये कहा जाए आयतुल्लाह अली खामनेई के मौत की जैसे ही खबर मिलती है, उनकी शहादत की खबर मिलती है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो आप ही की धरती पर अमेरिकी गोली चला देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। बलूचिस्तान में लोग लगातार जब सड़कों पर उतरते हैं तो पाकिस्तान की सेना उन पर गोलियां चला देती है, तो हत्या कर देते हैं। मैं आपको ये अमेरिका की जो आम जनता की ये कहा जाए जान इतनी ज्यादा सस्ती है क्या आपके? ये आपके इंडिया में भी काफी हद तक होता है, तो आपकी मीडिया को जवाब कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, अमेरिका की गोली आके किसी इंडियन को लगी हो और उसकी जान गई हो, हत्या की गई हो। ऐसा एक एग्जांपल बता दीजिए आप। जो लोकल्स इंडियंस हैं या जो रहने वाले उनको इंसाफ मिल सके। अब बात करते हैं जी आपकी दूसरे सवाल की तरफ। आपने कहा जी कि अमेरिकी जो आर्मी है उसकी तरफ से फायर जो किए गए, वहां पे आपकी लोग मारे गए। तो आपको ये बता रहा हूं मैं कि हमारी गवर्नमेंट मौजूद है, वो इसका हिसाब अमेरिका से लाजमी लेगी और वो जानती है कि किस तरह लेनी है। जिस तरह आप कह रही हैं कि जो है वो मिसाइल छोड़ दिए जाए अमेरिका की तरफ या कुछ और तरीके कार दिए जाए, कि ये आपकी भूल है। नहीं, मैं मिसाइल छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो आप भी जानते हैं कि पुश्ते बिक जाएंगी ना, इतनी ज्यादा अभी अमेरिका का इतना बड़ा आपके ऊपर हाथ है। आप उनके ऊपर ये बताइए, आप जुबानी या सवाल की मिसाइल तो छोड़ नहीं पा रहे। आपने एक सवाल नहीं पूछा, आपकी सरकार की तरफ से कंडेम तक नहीं किया गया। ईरान पर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने लगातार वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए, आपने वहां पर एक सवाल अमेरिका से नहीं पूछा। तो मिसाइल छोड़ने की तो अभी हैसियत में नहीं है पाकिस्तान एक तरह से। मोहतरमा हम वो लोग हैं, हमारे वो लीडर है जिसने अमेरिका को बैठ के कहा था एब्सोल्युटली नॉट।
तो आप अपनी बात करें 2021 की, जहां आपके अमेरिका के वो आए थे समुद्र में बैरिया जहाज लेके और फायर करके उन्होंने अपनी मशक़ें करके चले गए और आपको पता ही नहीं है, आपकी फोर्स सोई हुई थी। अगर मैं बात करूं आपकी अमेरिकी सफारतखाना की उसकी, तो वहां पर जवाद भी कौन सी चीज के लिए आपने इनकार किया? ज्यादा दूर की बात नहीं, मैं चाहूंगी अगर वो विजुअल हमारे पास में अभी अगर दिखा पाए तो जवाद को दिखाइएगा, जहां पर अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं स्टैंड अप, तो आपके सुनिए आपके शहबाज शरीफ जल्दी से खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं सिट डाउन तो जल्दी से बैठ जाते हैं। तो ये बात आपकी जुबान से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कर्नल टीपी त्यागी जी, क्या पाकिस्तान में लोगों की ये कहा जाए जान इतनी ज्यादा सस्ती है क्या? मैं सवाल पूछूं लेकिन ये देखते जाइएगा। जवाद सुनिए, तो जवाद भी क्या कह रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। जवाद ये विजुअल देखते जाइए ऊपर, ये आपको जवाब है। आपने कहा ना कि नॉट पॉसिबल, जो भी आपने वर्ड लफ्जों का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड अप, आप बात हमने तो एब्सोल्युटली नॉट तक बोला ना, आपके वो पीएम बता के गए ना, आपके पीएम बोल के दिखाएं, वो नाच सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल की अगर मैं बात करूं तो वो जाके नाच सकते हैं। कहाँ हकीकत तो ये है, क्या हमारे है? तो लीडर ने अरे कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम कर सकते हैं और हमारी आप अमेरिका पर मिसाइल दाग सकते हैं, आप अमेरिका पर मिसाइल दागने की बात कर रहे हैं, आप उनसे एक सवाल तो पूछ ना पा रहे। लोग आपके मारे गए तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसने अपने सरकारी जहाज में बिठा के उस कंपनी के सीईओ को जो है वो बाहर छोड़ के आई, किस बात के ऊपर कैसे सुनो, वो आप बात नहीं कर रही ना। हकीकत तो अपनी आवाम को आप दिखाएं ना। बात कर रहे हैं जवाद मैं बताऊं, सुनिए पहले थोड़ा सा, आप जब तक मैं टीपी त्यागी जी से जवाब ले रही हूं, आप जरा एक बार इसका आप खुद क्या कहना चाहते हैं उसको थोड़ा पॉइंटर्स में आप नोट कर लीजिए। आपकी बात खुद आप भी नहीं समझ पा रहे। टीपी त्यागी जी, जवाद को जरा बताइए, क्या इतनी सस्ती है यहाँ की जनता की जान और उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? देखिए, अफगानिस्तान ने आपको ये साफ साफ कह दिया कि अगर 10 साल तक भी युद्ध चला तो हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, और अगर हमारा एक सैनिक मारा जाता है तो हम पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मारेंगे। और जो उन्होंने कहा उसमें तथ्य ये भी है कि जब आपने काबुल पे हमला किया था वहां पे, तो उन्होंने आपके सैनिकों की पतलूनें डूरंड लाइन पर टांग दी थी, यानी कि न केवल इंजरी बल्कि इंसल्ट भी साथ में आपको दी थी। अब आपके यहाँ के जो लोगों की जान सस्ती की जिक्र कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के सिपाही रोजाना मारे जा रहे हैं। और यही जब अमेरिकन कंसुलेट पे जब प्रदर्शन किया तो 35 लोगों को मार दिया, 1-2 को नहीं। आपकी जो शिया मस्जिद थी उसमें 30-40 लोगों को मार। अभी सुनिए अभी बिगनिंग है अब सुनिए अरे देखिए, ये बात ठीक नहीं होती। अगर मैं अपने पे आऊं तो एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, लेकिन मैं उस पर आना नहीं चाहता। सुनिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज आपके पेट्रोल की, हिंदुस्तान भी आपका देश है, आपका पड़ोसी है। हिंदुस्तान में ये कह दिया गया कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आपके यहाँ 55 रुपए बढ़ा दी गई, और 55 रुपए नॉर्मल नहीं, जो पहले से ही एबनॉर्मल प्राइस था उसमें 55 रुपए और ऐड कर दिया गया। ये आपकी काबिलियत को दर्शाता है। और एक सुनिए, अब जो हालत आपकी होने वाली है आप उसे सुनिए। आपकी हालत 300 कुछ रुपए बनते, महंगाई आपके यहाँ या हमारे यहाँ? आप अपनी महंगाई की क्यों नहीं बात करते? क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी वो हालत होने वाली है कि आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आपने सऊदी अरब से समझौता किया कि एक पे आक्रमण, दोनों पे आक्रमण माना जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया। अब आप मोहतरम थोड़ी बीपी की गोली ले लें। जिसके कहने पे आप बोर्ड ऑफ पीस में चले गए हमास में, यानी कि इजराइल के समर्थन में, आपकी आवाम थू थू करेगी। अगर आप ईरान का साथ नहीं देते हैं तो वो थू थू करेगी, और अगर आप ईरान का साथ देते हैं जो तुम्हारा आका है अमेरिका, वो तुमके ऊपर थू थू करेगा। नहीं टीपी त्यागी जी, जवाब तो बोले पाकिस्तान अमेरिका पर मिसाइल छोड़ेगा। अरे अगर आका ना होता
उठक जानते हैं बैठक ना, न लगाई अल्लाह होती इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते, शहबाज तो आप अपनी शरीफ बात ने को आप उठक अपनी बैठक न लगाई होती। श्रीमान जी, आप अगर चिल्ला के कुछ बोलोगे तो मैं एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगा, अन्यथा तर्क के ऊपर बात करो। जब उन्होंने मोहतरमा ने आपसे पूछा पेट्रोल के बारे में, आप कोई जवाब नहीं दे सके। जब उन्होंने कतर से पूछा LNG के बारे में, आप कोई जवाब नहीं दे सके। बोले नहीं जी, अच्छा आप दूसरे इशू में मैं दे बात रहा हूं ना जवाब ना। कतर ने तो हमारे पाकिस्तान का तो नहीं बंद किया, ये तो आप लोगों का भी उसने बंद किया, उसमें तो आप भी मायदे में शामिल है। और ये चीज आपको समझ नहीं होगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंग है, जंग की वजह से अगर वो जवाद भाई पाकिस्तान क्या बंद कर सकता है, आप ये बताइए। पाकिस्तान अभी उस कंडीशन में नहीं है। आप ये समझिए कतर ने इनकार किया है, आप थोड़ी ना कतर को कोई पेट्रोल देते हैं जो वो आप मना करेंगे कि हम नहीं देंगे आपको पेट्रोल या हम आपको LPG नहीं देंगे। आपकी 90% आपूर्ति एक तरह से वो करता है, उसने इनकार कर दिया है। जनाब ये क्या हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं चाहूंगी बलोच सादिक जी ज्यादा आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सादिक आजाद जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, बलोच एक्टिविस्ट, और अफगान DPP के नेता निसार अहमद जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सादिक आजाद जी, ये जवाद जी को जरा बताइएगा, खासतौर से अगर महंगाई का वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ज्यादा कीमतें हैं, या पाकिस्तान में जो आम जनता की जिस तरह से मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए तो कुछ उनके पास में शब्द ही नहीं है। अमेरिका को कंडेम ये कर नहीं पा रहे। अरे रुकिए जवाद, जिस रूप में लोगों को मारा जा रहा है ना, वो आपकी धरती पर मारा जा रहा है। क्या इतनी सस्ती है पाकिस्तान की आवाम की यहाँ पर जिंदगी? वो आप चैनल पे क्यों हाईलाइट नहीं करती, क्यों नहीं दिखाती? निसार जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं या नहीं, प्लीज मुझे जरा बताइए। अच्छा, बलोच समर्थक वासे नवी जी मेरे साथ में कनेक्टेड है। वासे नवी जी, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो आपका भी बहुत स्वागत है। जरा आप मुझे समझाइएगा, क्या पाकिस्तान में जनता की ये कहा जाए कि जान इतनी ज्यादा सस्ती है क्या? थैंक यू। मैं बलोच वो नहीं हूँ, मैं हूँ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अच्छा, ये सही है कि मैं बलोचिस्तान पे बहुत बलोचिस्तान पे लिखता हूँ, बहुत लिखता हूँ, ये दुरुस्त है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में जो है अवाम की हालत बहुत ख़राब है। ये जो साहब बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है जवाद जी इनका नाम है, तो ये साहब जो बहुत ही अच्छी पिक्चर पेश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की, वो ऐसी है नहीं। मोहतरम कहाँ पे हालात खराब है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। हाँ जी, पहले तो ये देख लीजिए कि आप जी मैं बताता हूँ आपको। ये है जनाब आपका इतनी गलत जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए ना, अभी आप में जवाब साहब थोड़ी सी हिम्मत करें तो दूसरे की बात सुन लें, उसके बाद आप बिल्कुल मुझे रगेद दीजिए या मुझे डांट टपट कर दीजिए। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने पूछा है कि कौन सब मुल्क या कौन सी जगह पर, तो भाई सबसे बड़ी लड़ाई तो आपकी बलोचिस्तान में चल रही है, जहाँ रोजाना आपके जो है आर्म फोर्सेस के लोग मारे तो ये जाते मणिपुर की भी तो बात कर लें। FC जी मैं करता हूँ, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं अपने मुल्क की पहले बात कर लूँ। दूसरी बात यह है कि आप एंकर ना बनिए, वो खातून को ही बनने दीजिए, वही काफी है। वो अभी मेरी खुद बड़ी खिंचाई करते हैं। आपको कौन फिट कर रहा है, मैं अच्छे से जानता हूं। अरे जवाब, उन्होंने अभी बोलना शुरू किया नहीं है, आपको पहली आपत्ति क्या हो रही है? जरा उनकी बात तो सुनिए। आप क्या पहले डर गए क्या? क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन का जैसे ही नाम आता है, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन ने तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स की हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जरा सुन लीजिए ना। मणिपुर की बात कर लें, अरे मणिपुर पे भी मैं आऊंगी, मैं मणिपुर पे भी आऊंगी। सुनिए, मणिपुर की भी अगर GDP की बात करें ना, आपके पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी है, सुरक्षा भी आपसे कतई अच्छी है जी। नहीं आप वहां पे तवज्जो दें। ये जहां ये आपकी फीड को ठीक है, जहां कहीं भी जी, जहां कहीं, अब आप इस तरह डिस्टर्ब ना करिए, जहां कहीं भी इंसानों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हम बात करते हैं, कोई भी हो। लेकिन मसला पाकिस्तान में ये है कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस में ये बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, जहाँ डेली बहुत सारे आपके आर्म फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं, सरकारी लोग मारे जाते हैं। दूसरे ये कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ तो इतनी बड़ी तहरीक है, वहाँ लोगों के घरों में जिस तरह घुस के मारते हैं, यानी फायरिंग करते हैं ना, शूटिंग करते हैं अंदर, तो एक वो है। तीसरा सिंध है,
जिसको बिल्कुल ही डिनाई किया हुआ गया है, उसके रमजान राइट्स गुजर के रहे हैं, हिसाब उसके से ना ज़्यादा उसे पानी दिया जाता है। फिर वो यार बीच में बोल रहे हैं अच्छा है यार, आप मजाक इसमें अच्छा डालते हैं। तो ये जो क्राइसिस है ना, पाकिस्तान जो है वो इस क्राइसिस से निकलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है कि आईएमएफ ने अब हर डिपार्टमेंट में खुद जाके लोगों से पूछना शुरू किया। इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि आपके लोगों पे अब गैर मुल्कियों का भी एतमाद नहीं है, जो आपको पैसे देते हैं, जो आपको खर्चे के लिए अमाउंट देते हैं, उनका भी एतमाद नहीं है। वो आपके जॉब हर बड़ा अच्छा करते हैं डिपार्टमेंट, आप। पावर का हो, वाटर, जी वाटर का हो या कोई भी क्राइसिस हो, उसमें जाके पूछते हैं इतना पैसा कहाँ गया, और आपके पास कोई उसका जवाब नहीं होता। आप कहते हैं हाँ ठीक कर देंगे। यानी वो जुडिशरी में भी गए और जुडिशरी में चीफ जस्टिस ने भी पाकिस्तान के कह दिया कि भाई ये सब आप हुकूमत से पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। ये जब आलम हुई जिस मुल्क में, क्राइसिस इतना बड़ा है कि आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते आईएमएफ की, तो आप किस तरीके से कहते हैं कि जी हम बहुत ठीक है। किसी से मुकाबला करने की आपको जरूरत ही नहीं है। और लेकिन कोई सर इसमें ये कहा वो जाए नहीं कि है। कॉन्फिडेंस, मोहतरम- निसार सर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि जवाद कह रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक कर देंगे, हम मिसाइल हमला कर सकते हैं। जवाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे। फिर मेरे साथ में बलूच एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। जब अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब आपसे पहले मैं बोल लूं या आप भारत बोल अटैक करेगा मिसाइल? एक सेकंड, जवाद क्या कहना चाह रहे हैं? जवाद की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि मिसाइल अटैक करेंगे, कौन अटैक करेगा मिसाइल? अरे जनाब, आप ही ने कहा, आप ही के शुरुआती वर्ड में बता रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है शायद आपको ऑडियो सुनने में दिक्कत आ रही है। मैंने आपसे बिल्कुल। जब पाकिस्तान और अमेरिका की बात कही, अमेरिका में जिस रूप में लोगों ने आके, अमेरिका के लोगों ने आके पाकिस्तानियों को मारा है आपकी धरती पर कुछ समय पहले, तो आपने कहा कि भाई उनकी हैसियत क्या है, हम उन पर मिसाइल अटैक कर देंगे। ठीक है अमजद अयूब मिर्जा जी, इसका जवाब। अच्छा बिल्कुल, अभी इनकी अभी है क्या कंडीशन वो? अच्छा मेरी बात सुने, आपने भी तो ट्राई किया था। क्या ट्राई किया था? कहां की बात कर रहे हैं? क्या ट्राई किया था? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि मैंने कहा था कि हम अमेरिका पे भी मिसाइल अटैक करेंगे, वक्त आया तो बिल्कुल करेंगे। बहरहाल ये कहना मैं आपसे चाह रहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जवाब देना जानती है, वो अमेरिका को किस तरह जवाब देगी ये हमने बताया। आप अंकल आप पश्तून हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आर यू पश्तून? आप खामोश हो। मैं पश्तून हूँ, बिल्कुल आप खामोश हो जाए। अच्छा, तो आप गुल खान हैं। मैं ये इंडियंस को बताना चाहता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं गुल खान क्या होता है। ये होता है गुल खान, ये आप जो खामोश हो जाए। अपनी कौम से गद्दारी करके काबिज कौम का सहूलतकार बन जाता है, काबिज कौम का स्पोक्स पर्सन बन जाता है, उसको कहते हैं गुल खान। ये गुल खान है। जिस तरह गुल खान इंडिया जो फोर्सेस है, जो इंडिया फजाइया है, उसके धुएं निकाले थे ना, इस तरह आपके निकल जाएंगे। खामोश हो वो जाए। अभी तो अभी आप गुल खान हो, गुल खान। ये इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये गुल खान है, इसका सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है, गद्दार है। ये पश्तून कौम का गद्दार, अफगान कौम का गद्दार, ये पंजाबियों का सहूलतकार है। सहूलतकार है पंजाबी का। सर्टिफिकेट देने वाले मुझे गद्दार का, तुम खुद गद्दार हो। खामोश, तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि ये बुजुर्ग बैठा हुआ है, तो मुझे नहीं, बुजुर्ग का चक्कर नहीं है। तू गुल खान है, तुझे पहचान लिया है। तुम पंजाबियों के सहूलतकार हो, तुम पाकिस्तान के सहूलतकार हो। आपके क्योंकि आपकी टांगे जो है ना वो कब्र में है, तो ऐसा ना हो कि मैं ऐसे कुछ अल्फाज बोलूं कि आपको समझ भी ना आए। आपके धुएं वैसे निकले जैसे तुम पंजाबी फौज के साथ खड़े हो, जैसे आपने पंजाबी फौज के साथ खड़े हो, आपके जो है वो धुआं निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। जवाद खान, बात करनी है तो तर्क से कीजिए ना। ये क्या आप अजीब उलझुल बातें कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ में कई डिग्निटरीज बैठे हैं, आपकी बातें किस रूप में है? निसार जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं दत्ता जी माइक बंद कर दे। आप इसका माइक बंद कर दें ताकि हम लोग बात तो कर सके। ये तो खामखा अपने इसका माइक खोला हुआ है। जब इनका नंबर आए फिर इनका माइक खोलिए। तो असल बात तो ये नहीं करेंगे ना कि जो सिचुएशन है। आ रही हूँ मिर्जा साहब, आ रही हूँ मिर्जा साहब। जी जी जी, मिर्जा साहब बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल दीजिए उनको। नहीं आप बात पूरी कीजिएगा सर, बात आप पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ जो क्राइसिस है ना, इससे निकलना इनका मुश्किल है। ये कहते हैं हम मिसाइल मारेंगे, तो भाई मिसाइल भी तो उधार लेके मारोगे किसी से, किसी की खैरात में लोगे ना। इनके पास कौन सा मिसाइल है, इनके पास कौन सा मिसाइल है? ये तो इस तरीके से यानी दूसरों की
दूसरों की खैरात पे अकड़ के बात करते हैं। इनके अच्छा पास तो अच्छा, एक देखिए ठेला नहीं है। बिल्कुल वासिर नवी जी आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ मैं। जवाब जल्दी से जवाब दीजिएगा कि आप जिस मिसाइल को मारने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो भी तो आप एक तरह से खैरात में लेंगे। मिसाइल लाएंगे कहाँ से अमेरिका पर हमला करने की? अच्छा, आप मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आप टेंशन न लें, जब हम हमला करेंगे तो वो धुएं निकलेंगे वही वाले जब आपके फजाइया के हमले निकाले थे 6 वाले 7 वाले। ये जो गद्दार आप बैठा के पाकिस्तान की गलत इमेज आप लोगों को शो करने जा रही है मोहतरमा, इससे जरा आप क्रेज करें। आप अपने मुल्क की बात नहीं कर सकती, तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है, हम लोग अपने जो फजाइया उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे पास होने के बावजूद हम क्यों नहीं जाते वहां पे लड़ने के लिए? कुछ भी नहीं है हमारे पास। यही गलतफहमी आपके ज़हन में रहनी चाहिए। ये पाकिस्तानी फौज का गाइड है, ये उनको बताता है कहां कहां बमबारी करें खैबर पख्तूनख्वा में। ये गद्दार है पश्तूनों का, इसके शक्ल से पता चल रहा है ये गद्दार है। तुम पंजाबियों के चमचे, पंजाबियों के एजेंट, पाकिस्तान की फौज के एजेंट, तुम गुलखान, तुम पश्तून नहीं हो, तुम गद्दार हो पश्तूनों के। तुम पश्तून के खिलाफ अच्छा जवाद खान अयूब मिर्जा जी जो बार बार बात कह रहे हैं उसका तर्क भी तो समझिए, उसके पीछे की मंशा क्या है। वो आपको कह रहे हैं भाई कि आप पश्तून नहीं हैं, वो कह रहे हैं अगर आप होते तो सुनिए खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है क्या आप उसके बारे में सरकार से सवाल नहीं पूछते? आपने सरकार से, अरे सरकार से तो छोड़िए, आपकी पाकिस्तान की धरती पर दूसरे देश के लोग आके आप पर गोलियां चला देते हैं। आप मुझे बताइए जरा विनोद दत्ता जी, जिस तरह से अभी हालात हैं, मैं तो अभी कई बार मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तान से पिछले कुछ वक्त से ऐसे गेस्ट कनेक्ट हो रहे हैं जो अपने आप को सुपर पावर बना देते हैं। अब जवाद खान कह रहे हैं कि हम अमेरिका पर मिसाइल अटैक कर देंगे। ऐसी मतलब इतनी गंभीर परिस्थितियों में जहां पर ये कहा जाए कि भाई खाने को नहीं है दाने, आगे की कहावत वो बड़े अच्छे से बखूबी जानते भी हैं, ये कहा जाए खुद कर्जे पर चल रहे हैं, आधे कब्र में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आते हैं कर्ज की, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ देखिए बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशन है उनकी, अभी आप देखा आपने ऑपरेशन सिंदूर में जवाद भाई जो कह रहे थे कि साहब हमने धुएं निकाल दिए, तो हर एक तैयारे से धुआं ही निकलता है, लेकिन वो हमारे तैयारों ने उनके गोले बरसाए थे। 9 एयरफील्ड उनके बर्बाद हो गए जो आज तक रिपेयर नहीं हुए हैं। हमारी फोर्सेस ने ये बताएं, अरे सुन तो लें यार। ये अपनी पब्लिक को हाँ, दूसरी चीज, आपने अपना असला बेच के तो फौज को आप चला रहे हैं, आप अपना असला बेच के फौज को चला रहे हैं। आपने अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको गिरवी रखने की बात की है, और सुनने में ये आ रहा है कि सऊदी अरेबिया को उसको $10 बिलियन में गिरवी भी रख दिया है। तो यहाँ अगर इस तरह की चीजें होगी, वो देश क्या आगे किसी से लड़ेगा? आप सऊदी अरेबिया की तरफ भाग रहे हैं कि साहब अगर भारत हम पे हमला करता है तो आप हमारी मदद के लिए आइए। तो अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है तो आपको चाहिए कि अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको आप बढ़ाएं। एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है। अब जिस तरह से आपकी आर्मी को रोज बीटिंग मिल रही है, आप देखिए कैसे बलूचिस्तान में लोग उनकी वो कहते हैं ना कि पेंट परेड हो रही है, किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में, किस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान में आपकी फौज को खदेड़ा जा रहा है। तो वहां आप जो मेहनत कश लोग हैं पाकिस्तान के, चाहे वो बलूची हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या सिंध के लोग हों, उन पे अगर जुल्म और सितम होंगे तो वो आवाज उठाएंगे। मुल्क के लिए बिल्कुल एक है, इस तरह के। जवाद सुनिए, मैं बताऊं कि जब आपसे कोई अगर तर्क बात कर रहा है, आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते, यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर सुनेंगे नहीं तो कमियों को सुधारेंगे कैसे? अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुल्क अगर एक मोहतरमा झूठ आप बोलेंगी, आप हमें न दर्श दें, आप मोहतरमा हमें दर्श न दें कि हमने अपने मुल्क को कैसे सुधारना है। आप अपने मुल्क की बात क्यों नहीं करती? ठीक है। वासिर नवी जी कह रहे हैं कि हम सब एक हैं अपने मुल्क को दुरुस्त करने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, इसने कहा है कि अपने मुल्क यानी पाकिस्तान इसका मुल्क है, ये गुलखान है। आप इसको पश्तून मत बोलो, गुलखान कहते हैं ऐसे पश्तून को जो अपनी कौम से गद्दारी करके पाकिस्तानी फौज और पंजाबी फौज की सहूलतकारी करता है, उसको गुलखान कहते हैं तमाम पश्तून। और कोई पश्तून अगर बागैरत है तो वो इस वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ेगा।
कोई पश्तून अगर बागारत है तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। बिल्कुल सर। कोई आप लड़ो मर जाओ अफगान, तू कौन है भाई? हैं जवाद खान, सुनिए, आपको कश्मीर का जिक्र तो इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके बलूचिस्तान में क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वहां पर भी कैसे अलगाववाद की लगातार स्थिति है। वासिन नवीद जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। वासिन नवीद जी, आपने कई ह्यूमन राइट की कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, जरा जवाद को बताइएगा ये ह्यूमन राइट के नाम से इतना डरते क्यों हैं? वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ की सरकारें आम जनता के लिए समर्पित हैं, हम सब एक हैं। जब कत्लेआम होता है, ह्यूमन राइट की कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट है कैसे पाकिस्तान में जो जनता है वो हैरान परेशान है, कत्लेआम हो रहा है, वहां पर तो यूनिटी नजर आती नहीं है। एक प्रधानमंत्री को जेल में बैठा दिया, एक प्रधानमंत्री को इन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। जी, ये सिचुएशन है। लेकिन जवाद साहब के लिए एक बात कहूं कि ये इतना बढ़ के पाकिस्तानी सेना की तारीफ कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन में ये भी उठा लिए जाएंगे और हम ह्यूमन राइट्स पे ड्यूटी होगी कि इनके एनफोर्स डिसअपीयरेंस के लिए आवाज उठाएं। तो ये बिल्कुल जो एक्टिविस्ट होता है, जो बहुत बोलता है, उसको वो उठा लेते हैं। तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है रोजाना की तादाद में कोई 200 से 300 लोग उठाए जाते हैं। बहुत सारों को सड़कों पे फेंक दिया जाता है, बहुत सारों की लाशें मिलती हैं। और जी, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा, अगर आपका उनसे ताल्लुक है तो वहाँ ये रोजाना होता है, खास तौर से वाना। और ये यार, आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं क्या? आप पाकिस्तान टीवी अपना कोई व्लॉग करें तो हम उसको जवाब देंगे आपको। मैं इन खातून के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए जी सर। इतना तो पेशेंस होना चाहिए ना आप में। आप तो बिल्कुल ही कोई जाहिलों जैसी हरकत कर रहे हैं कि खड़े हो, यानी किसी को बात ही नहीं करने दे रहे। जी, मैं हूँ बिल्कुल, लेकिन आपसे कम हूँ। अच्छा, लेकिन थोड़ा सब्र तो कीजिए ना। मैं तो गुस्से में नहीं आ रहा हूँ ना, आप ही आ रहे हैं। आपको अल्लाह मियाँ ने इतनी वो नहीं दी कि आपके अंदर सब्र का मादा डाल देते। वो आप कितना भी वो कहते रहे अल्लाह साबरीन वाला, तो जी हमारी तो है। अब आप ये धमकी दे रहे हैं कि आप मारेंगे, मुझे कत्ल करेंगे, फिर ये क्या मतलब है? आखिरत की तैयारी का क्या मतलब है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ रहा है? यानी आप इतने बेहुदा आदमी हो गए हैं कि आप लोगों को टीवी पे बैठ के कत्ल की धमकियां देते हैं। ये क्या मतलब हुआ आप? जो आपने समय कोई आपके पास जब लॉजिक, जब अरे भाई, एक दूसरी बात बताएं, हम जो है ना मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इसके जुल्म और वहशत के खिलाफ है जो पाकिस्तान आर्मी ने हमारी जेबों पे डाका डाल के अपनी हाकमियत कायम की हुई है। हम उसके खिलाफ है कि इस मुल्क में आप जी, अब हमारे पास खाने को अभी आपने रात को 60 रुपए इंक्रीज कर दिया पर लीटर, और आप बहुत ही बेशर्मी से कहते हैं हमारी कीमतें इंडिया से कम है। कहाँ से इंडिया से कम? आपका इन्फ्लेशन रेट इतना जा रहा है कि 300 से ऊपर डॉलर मिल रहा है, $1, और इंडिया का डॉलर देख लीजिए। आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं? आपको सिर्फ उनको खुश करना है जो आपको अभी उठा लेंगे, जो आपको डिसअपीयर कर देंगे। आप उनको खुश करने के लिए बात कर रहे हैं। हम लोगों को उठाने वाला कोई भी नहीं, हमें बोलने दीजिए। पाकिस्तानी लोगों की हिफाजत करने वाले लोग मौजूद हैं। नहीं, अभी तक हिफाजत करते तो आपके मुल्क में इतनी सारी, बिल्कुल बहुत सारी म्यूटनी हो रही है पाकिस्तान में। खुद मिलिट्री के अंदर इतनी बड़ी म्यूटनी है जिसकी हद नहीं, कि आसिम मुनीर साहब और दूसरे लोग जो है आपके आर्मी के, वो अपने जीएसक्यू से नहीं निकल पा रहे हैं। वो नहीं निकल जी, बल्कि आप उनके आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगा लीजिए, आप उनके आगे रजी अल्लाह ताला अन्हु भी लगा लीजिए, लेकिन वो इतने कमजोर हैं कि वो अपने मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जवाद पता है, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, आपको आखिर गुस्सा किस बात पर आ रहा है? वो अगर आपसे बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं, अभी आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपने मेरे एक पैनलिस्ट को बीपी की दवाई का कहा, आपने एक को कब्र में पैर लटकने का कहा, आपने एक को धमकी दे दी। यहाँ पर ये किस तरह की गुंडागर्दी आप यहाँ पर करना चाहते हैं जवाद? अगर आपके पास में तर्क है तो जरा उस पर बात कीजिए ना। आपने कहा
कि आपकी आवाम की रक्षा करने के लिए सेना है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आपकी आवाम वो लोग नहीं थे, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे जो ये कहा जाए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर ये कहा जाए कि जिस रूप में खामेनी की मौत के बाद में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, या बलूचिस्तान में जिन लोगों को पाकिस्तान की सेना की गोलियों का निशाना बनना पड़ता है वो पाकिस्तानी नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं टीपी त्यागी जी का रुख कर रही हूँ। मोहतरमा मैं जवाब देता हूँ, पहले आप मेरा जवाब सुन लें। अब बिल्कुल पाकिस्तानी है और हमें पता है कि हमें पाकिस्तानियों को, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, हमारी फोर्सेस को भी पता है कि किस तरह उनकी हिफाजत करनी है। आप बात करें मणिपुर की, आप बात करें उसकी आईओके की बात करें, आप बात क्यों नहीं करती मणिपुर की? नहीं, मैं बिल्कुल करती हूँ, आइए मैं बिल्कुल करती हूँ। आइए जवाद खान बात करते हैं। आप भी जरा लेकर आइए, अपने तर्क लेकर आइएगा। आपके पास में हालांकि तर्क नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ मणिपुर की जीडीपी और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी में क्या अंतर है। मैं आपको बता देती हूँ मणिपुर में कितने, सुनिए, मणिपुर में कितनी प्रोग्रेस है। आप लोगों ने जो कुछ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की ना, वहां से फार बेटर स्थिति है यहाँ पर। टीपी त्यागी जी, ये जरा इनको आईना दिखाइए, ये जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं अभी भी। देखो, मणिपुर के अंदर कुकी भी अच्छे हैं, मैती भी अच्छे हैं। मणिपुर के अंदर अब शांति है, और जो थोड़ा बहुत उपद्रव हुआ था, भाई साहब सुनिए जरा, अगर मैंने कुछ कहा तो बुरा लगेगा आपको, आप सुनिए। तो मैंने आपको बताया कि मणिपुर में ये जो थोड़े बहुत उपद्रव, ये जहाँ लोग रहते हैं, रसोई में भी बर्तन है तो वो खड़कते हैं, थोड़ा बहुत हुआ, शांत हो गया। अब कुकी और मैती दोनों मिलके आपस में वहां पे काम चला रहे हैं, दोनों के साथ मीटिंग हो गई है, मणिपुर का मामला खत्म हुआ। अब मैं, अच्छा यार देखो ऐसा है, मैं पाकिस्तान के बारे में अब आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। इनका कैरेक्टर ये है कि मांगना हमारे देश का कैरेक्टर है, मांगना हमारे देश का कैरेक्टर है, और जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। तो तुम्हारे पूरे देश में मांगने वाले एक्टर बने हुए हैं। ये तो आपका एक साइड हो गया। दूसरा कैरेक्टर है आतंक का। अरे डच के एक मेंबर पार्लियामेंट ने, मैंने कल एक चैनल के ऊपर उसका नाम बताया था, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा कि पाकिस्तान 100% आतंकी देश है, 99% नहीं कहा। पर अब सारी चीज हटा दो, अच्छा अब सारी चीज हटा दो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप ईरान का समर्थन करेंगे? आप ये जो अभी युद्ध चल रहा है, क्या आप ईरान का समर्थन करेंगे? वो ईरान जिसने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला किया, उनकी ऑयल रिफाइनरी को नष्ट किया, और वो सऊदी अरेबिया जिसके साथ आपने संधि की है कि एक पे आक्रमण, दोनों पे आक्रमण माना जाएगा, तो और वो अमेरिका जिसके कहने पे आप अपनी आवाम की मर्जी के खिलाफ गाजा में जाके गए, एक किस्म से इजराइल को समर्थन देने के लिए। अब आप अपनी आवाम को क्या ये बात सुने, आप ये बताएं कि सऊदी अरब पे हमला तो कब हुआ? अरे तुम्हारे दोगुले कैरेक्टर का जो ना टूटने वाली सऊदी अरब पे किसने हमला किया, ये बताओ पहले आप। आप सुनिए, सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं हुआ भाई। ये जो आपका दोगुलापन है, ये बताओ, ये जो आपका दोगुलापन है, ये दोगुलापन ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात, मैं तो पुरानी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, मैं तो पुरानी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। में मौजूद अमेरिका अड्डों के ऊपर ईरान ने हमला किया, वाज़ेह बात करें। दोगुलेपन की हालत ये है कि ना आप ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, ना सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हो सकते हैं। यूएई ने तो आपके वीजा के ऊपर रोक लगा दी है, अमेरिका ने भी आपको उस लिस्ट में डाल दिया था, और अगर अमेरिका को ऐसा ना हुआ होता तो ट्रेड डील में उसने पीओके का नक्शा हिंदुस्तान के साथ ना दिखाया होता। अब कहीं है डूबने के लिए आपके पास जगह, पीओके को लेके आप बात करते हैं, वो पीओके हिंदुस्तान का है, मैं नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अरे जवाद खान सुन लीजिए जरा, तर्क भी सुन लीजिए। अमेरिका कह रहे हैं इस बात को, तो आप यार कुछ अपने बारे में सोचो। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा एक भाई इतनी कंगाली और मुफलिसी की हालत में रहे। अगर तो आपकी आदत है कोई भी बात हो बोले बलूच लड़ रहे, हिंदुस्तान बलूचों को मदद कर रहा होगा, अफगानिस्तान के तालिबान लड़ रहे, हिंदुस्तान मदद तो बोल आया, मगर आपका फर्द नहीं है, आपका पाकिस्तान है।
अगर तुम्हारे देश की आबादी बढ़ गई, तुम कहोगे इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है, कहोगे कि नहीं कहोगे? जवाब सुनिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए पाकिस्तान का खौफ कहे या पाकिस्तान से आपकी नफरत कहें, वो है आपका पड़ोसी मुल्क तो अफगानिस्तान, कुछ समय पहले तक तो आप उनके बड़े प्यारे थे ना, और वो आपके बड़े प्यारे थे। तालिबान को तो आपने बनाया, ट्रेन किया, सब कुछ, अब वही आपको बड़ी चुनौती दे रहे हैं। मेरे साथ में निसार अहमद जी कनेक्ट हो चुके हैं अफगानिस्तान से। निसार अहमद जी, जरा जवाब दीजिएगा यहाँ पर जवाद खान को। यहाँ पर क्या पाकिस्तान की आम जनता की कीमत इतनी ज्यादा कमजोर है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए गोली मार दे, अपनी ही सेना के हाथों मारने के लिए छोड़ दें? अब तो भीड़ देखिए जरा, ये भीड़ दरअसल महंगाई की बोझ की है, और वो कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। नैना जी नमस्कार और सलाम मेहमानों के लिए। देख के पाकिस्तानियों का, आम पाकिस्तानियों का कीमत फौज और आईएसआई के पास बिल्कुल 1 रुपये भी अर्ज कीमत नहीं। पाकिस्तानी आर्मी आसिम मुनीर के पास और आईएसआई के पास कोई अर्जिश नहीं। हर वक्त पाकिस्तानी को आर्मी और आईएसआई इस्तेमाल किया है। अभी जो ये लोग आता है आसिम मुनीर से दिफा करता है, जब आसिम मुनीर के लिए बात करता है, ये खुद इतना शर्म नहीं करता है कि वही आसिम मुनीर, वही फौज, वही आईएसआई इन लोगों को भेज दिया। इतना उदारी है पाकिस्तानियों के ऊपर कि अगर ये सब 7% कोशिश करें कि ये उदारी नहीं उतार सकते ये लोग, और ये लोग फिर आता है इसी तरह बेशर्मी से आसिम मुनीर से दिफा कर रहे हैं। और पाकिस्तान यही खेल था पाकिस्तान का। या आपसे ना, जब पाकिस्तान बन गया, जब पाकिस्तान बन गया, गांधी ये हिसाब को बोला कि ये पाकिस्तान को अलग मत करें। सालों से आप करते आ रहे हैं। बदन से आप अलग करते, एक हाथ अगर बदन से जुदा हो गया, अलग हो गया, एक हाथ कैंसर हो जाता है। अभी पाकिस्तान वही गांधी जी का बात हो गया। पाकिस्तान एक कैंसर की तरह हो गया पूरी दुनिया को। ये पाकिस्तान का बदबुई, इसका ताफून, इसका लेकिन निसार जी, आज के वक्त में तो कैंसर की दवा भी है। क्या पाकिस्तान की कोई दवा है? पाकिस्तान की कोई दवा है क्या? आयुब मिर्जा जी कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तान की कोई दवा है क्या आयुब मिर्जा जी? इसकी दवा नहीं है, ये सर्जरी करनी पड़ेगी, इसको काट के फेंकना पड़ेगा, इसका इलाज नहीं है। ये गुलखान है, गुलखान। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जवाद नाम का जो बंदा यहाँ बैठा है, अपने आप को पश्तून कहता है, ये पश्तून नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। ये गुलखान है, इसको ये बजाय अफगानिस्तान के दिफा की लड़ाई करने के, ये क्या शब्द है, ये क्या गाली गलौज कर रहे हैं आप? संभाल के बात करनी है आपने। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप ये किन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आपकी परवरिश दिखाता है, आपके यहाँ का माहौल दिखाता है। ये जनाब जो है, जनाब ये कर रहे हैं, इसको आप मना नहीं कर रही। आपने, उन्होंने क्या गाली का इस्तेमाल किया? उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो आपने किया? यस बिल्कुल इन्होंने किया। देखिए जरा, आप जरा तर्कों पे बात कीजिए। जी आयुब मिर्जा जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त जो है, कोई भी पश्तून जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है, या जो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहा है, मैं पश्तून और मैं गुलखान है, वो गद्दार अपनी कौम का है। और कोई पश्तून भी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमें अफगान भाइयों के साथ, पश्तून भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस किस्म के जो गुलखान है, कर सकते करो, वो पश्तून जो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं, जो पंजाबी फौज को सपोर्ट करते हैं, सिंदूर टू लगा के आ जाए, गुलखान कहते हैं। ये एक उनका टाइटल है, गुलखान। बस ठीक मुझे है, जवाद जी आयुब मिर्जा जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जवाद खान, आपने बार बार कहा सिंदूर 2 लगाकर आ जाए। भाई यही बात तो आपके जरदारी साहब ने कही कुछ दिनों पहले आपकी असेंबली में। उन्होंने कहा है कि भारत से बातचीत करो, अगर दोबारा सिंदूर 2 की वो प्लानिंग करे, अगर ऐसा हुआ तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ब्रिगेडियर दत्ता जी शायद यही उसी सिंदूर 2 की, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 झेलने की कंडीशन में भी है पाकिस्तान? महंगाई का दर्द अलग है, ये कहा जाए तालिबान के लड़ाके या अफगानिस्तान के लड़ाके लगातार इनके लिए चुनौती बना रहे हैं, और ऊपर से बातें हो रही हैं अमेरिका पर मिसाइल दागने की। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये चाहूंगा कि खुदा इनकी जुबान को मुबारक बख्शे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी बरकरार है
और अगर कोई इस तरह का, देखिए टोन एंड टेनर जो पाकिस्तान की है वो बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई हिमाकत इन्होंने दोबारा की तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था फेज 1, तो फेज 2 उससे भी ज्यादा संगीन होगा। और आप पहले सुन लीजिए, आप इसको सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। 6.0 की बात की थी, फिर रेशो जो है वो ऊपर जाएगी, फिर आप देखेंगे। इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि क्या उस ऑपरेशन के दौरान हुआ। आपके खुद जो वजीर दफा हैं उन्होंने खुद बताया है कि कितना नुकसान पहुंचा, पूरे विश्व ने देखा है कि कितना नुकसान। नूर खान एयरबेस, आप देखिए जितने भी आपके एयरफील्ड से सारे बिल्कुल उनको नाकाम कर दिया गया। और उसके बाद आपने फिर अमेरिका से गुहार लगाई कि साहब हमें बचाइए, भारत की जो प्रलय भारत ने कर रखी है। जी मोहतरमा की आपकी बिनती थी, जिस तरह हाथ जोड़ के उन्होंने माफी मांगी थी, तो पाकिस्तान ने पहले भी अमन की बात। जरा जवाद खान सुनिए जरा, आप जिस बिंदी और जिस आप सिंदूर की बात कर रहे हैं ना, ये ऊपर वाले से बस आप ये दुआ कीजिए कि वो बिंदी या वो सिंदूर आपको दोबारा देखने का मौका ना मिले। अगर वो फिर से अगर देखने का मौका मिला, सुनिए जो आपकी बड़ी ख्वाहिशें हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर या बाकी इलाकों को लेकर, आप ये खैर मनाइए कि अगर एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो आप संभलने लायक नहीं बचेंगे। आपका कराची तक हिंदुस्तान के पास में होगा, वो तो हिंदुस्तान ने आपको छोड़कर रखा है दया करके। ब्रिगेडियर जी आप कुछ कह रहे थे, लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए मैं इनको ये बता रहा हूं कि तारीख में थोड़ा झांक के देखें। सन 71 में जब ईस्ट पाकिस्तान को डिसमेंबर किया गया, बलूचिस्तान उसकी कगार पे बैठा हुआ है। खैबर पख्तूनवा जो आपका सिरमौर है वो भी जाने वाला है। सिंध में बगावत हो रही है, तो आप खाली अपने धड़ को लेके कहां जाएंगे जब आपकी बाजुओं को बिल्कुल उनको सीवियर कर दिया जाएगा, उनको अलग कर दिया जाएगा, तो आप करेंगे क्या? खाली पंजाब से लेके आप क्या करेंगे? मैं लास्ट, क्योंकि वक्त कम है, निसार जी बस लास्ट प्लीज 10 सेकंड्स में आप कुछ कह रहे थे। देखिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले तो ये लोग ट्रम्प के पास इसका प्राइम मिनिस्टर रो रहा था कि इंडिया को रोको। अभी जब से तालिबान से इसका लड़ाई शुरू हुआ है, कुछ दिन से इसका प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री कभी रूस के पास जाता है, रूस को फोन करता है, कभी सऊदी को फोन करता है, कभी ये आप लोगों की प्रॉक्सी है। जिस तरह आपने टीटीपी के लोग बैठाए हुए हैं, ये आप लोगों की प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं जो जवाद खान सुनिए, जवाद खान आपको निसार अहमद जब जवाब दे रहे हैं तो आपको उनसे आपत्ति है। इसके पहले जब वासिर नवीद आपको जवाब दे रहे थे तो आपको उनसे दिक्कत है। आपको जब अमजद अयूब सवाल पूछा आपको उनसे दिक्कत है। आपसे जो सवाल पूछे आपको उससे आपत्ति है। जो आपसे सवाल पूछे आपको उससे आपत्ति और कुछ नहीं। ये हकीकत है आपको सच से भागने की, और जिस दिन आप सच को समझ लेंगे ना, उस दिन शायद आपके हालात सुधर जाएं। ये तस्वीरें जरा देखते चलिएगा। और आप ऑपरेशन 2 की अगर बात करें सिंदूर की, खुदा से बस यही प्रार्थना कीजिएगा कि वो मौका दोबारा आपको ना देखने को मिले। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।